लोग जब भी कोई गलत कदम उठाता है उससे पहले एक रणनीति जरूर बनाता है और अपने रणनीति के तहत पूरा प्रयास करता है कि अपने काम को सफल तरीके से अंजाम दे दे और कभी वो पकड़ा भी नहीं जाए। लेकिन इस बात को हमेशा वो भूल जाता है कि इंसान जब जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाता है। आज जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तराखंड प्रदेश के, और उत्तराखंड राज्य का एक जिला पड़ता है नैनीताल, और इसी नैनीताल का एक थाना पड़ता है हल्द्वानी। हल्द्वानी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है तिनकानी रेलवे क्रॉसिंग, और मैं ये बात कर रहा हूं 15 जुलाई 2023 की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। जब कुछ लोग सुबह में टहलने निकलते हैं तो देखते हैं कि तिनपानी रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक सफेद कलर की कार खड़ी है। दरअसल वो कार चालू पीरियड में थी और उसका शीशा जो चारों तरफ से बंद ही नहीं था, और शायद ही कार के अंदर जो है एसी भी चालू था, क्योंकि कार के शीशे पे पूरा पानी लगा था, जिसके वजह से अंदर की कोई भी चीजें दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक व्यक्ति कार के नजदीक पहुंच करके देखता है कि उसका दरवाजा खोलता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कार के अंदर पिछले सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसे कई बार आवाज देता है, लेकिन वो व्यक्ति कोई भी जवाब नहीं देता है। तब उसे लगता है कि कोई गड़बड़ है इसके अंदर। इस बात की सूचना वो नजदीकी थाने में दे देता है। जैसे ही वो व्यक्ति नजदीकी थाने में देता है सूचना, वैसे पुलिस अपने टीम के साथ उस मौके पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब टीम के साथ उस जगह पे पहुंचती है मौके पे, तब तक वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। जब पुलिस कार के अंदर बैठे हुए शख्स को आवाज दे रही थी, कोई जवाब तो नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही उसे हिलाने डुलाने का प्रयास करती है, वो व्यक्ति कार के सीट पर गिर जाता है। दरअसल उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस जब उस बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं मिलता उसे, लेकिन दोनों पैर पे नीचे की तरफ हल्की सी निशान जरूर दिखाई देता है। अब मरने वाला व्यक्ति का उसी मोबाइल उसका उसी कार में होता है, और जब उस बॉडी के बारे में जब मौजूद लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि साहब, हम इस आदमी को जानते हैं। दरअसल इसका नाम अंकित चौहान है। अंकित जो रामला कॉलोनी के रहने वाला है। अंकित के पिताजी के नाम धर्मपाल चौहान, माताजी का नाम कुशम। अंकित का एक छोटा भाई है अभिमन्यु, जिसका नाम है, और अभिमन्यु और अंकित अपने एक होटल चलाते हैं। वो व्यक्ति इस बात की सूचना अंकित घर वालों को देते हैं, अंकित के घर वालों को। और अंकित घर परिवार वाले जब लोग आते हैं, सबके सब रोते भी लगते। जब घटनास्थल पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन कुछ ही दिनों का समय जब वो बीतता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि अंकित की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। जैसे इस तरह की कहानी जब आता है, जब पुलिस फिर से अंकित के घर परिवार वालों से पूछता है कि शायद अंकित वहां पर बाथरूम करने उतरा होगा या उसी दौरान उसे सांप ने काट लिया होगा। लेकिन पुलिस जब इस तरह की बातें अंकित के घर परिवार वालों से कहता है, तो अंकित के घर वाले इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनके घर वाले ये कहते हैं कि अगर सांप ने डसा होता अंकित को तो उसे एक पैर में काटा होता, दोनों पैर में सेम जगह पे सांप कैसे काट सकता है? और अंकित अपने कार के पिछले सीट पर मिला था, इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी कार में कोई और भी मौजूद था। अंकित के घर परिवार वाले जब पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो आखिरकार पुलिस अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब छानबीन करने के लिए पूरे अंकित के मोबाइल के सीडीआर रिपोर्ट जब निकालती है पुलिस सीडीआर को चेक करती है, तो आखिरकार उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मौजूद होता है जिसमें अंकित लगभग कई महीनों से बहुत बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी माही आर्या के नाम पर रजिस्टर्ड है। माही, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो गोरापरा के रहने वाली है। जब माही के नंबर पे पुलिस फोन करती है तो उसके नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसलिए पुलिस अपने टीम के साथ माही के घर पे जाती है। जैसे पुलिस माही के घर पे पहुंचती है तो वहां पे पता चलता है कि माही भी अपने घर पे से निकल चुकी है। इसमें पुलिस को थोड़ा सा शक होता है, इसलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए माही के भी मोबाइल नंबर, उसका सीडीआर निकालती है। पुलिस जब माही के सीडीआर को चेक करती है तो उसमें 2 और ऐसे नंबर मिलता है जिसमें माही पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत कर रही थी। पुलिस जब दोनों नंबर का डिटेल्स निकाल रही थी तो पता चलता है कि उसमें से एक नंबर दीपकंठ पाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका उम्र है 30 साल के आसपास, जो मोटांगू का रहने वाला है। तो दूसरा जो था वो नरेश नाम के नाम पे रजिस्टर्ड था। तो पुलिस जब उत्तर प्रदेश दीप और नरेश दोनों के नंबर पर फोन लगाती है तो दोनों का भी नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। अब पुलिस पूरी घबरा करके दीप के घर पे और नरेश के घर पे भी पहुंचती है। तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि ये दोनों भी अपने घर पे नहीं होते। तो पुलिस को शक हो जाता है कि तीनों का हाथ है अंकित की हत्या में। लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब उसे यह पता चलता है कि नरेश एक सफेरा है। अब ये तीनों के मोबाइल सर्विलांस पे पुलिस डाल देती है और फिर इन तीनों के हर जगहों पे तलाश करना शुरू करती है। अब जैसे ही 1 सप्ताह का और समय गुजरता है, 1 सप्ताह के बाद नरेश का मोबाइल ऑन होता है। नरेश का मोबाइल जब ऑन होता है तो उसका लोकेशन
उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के दिखाता है। जैसे ही लोकेशन पुलिस को मिल जाता है, पुलिस बिना समय गवाए हुए अपनी टीम के साथ वो उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंच जाती है और वहां से नरेश को धर दबोचती है और वहां से अपने कस्टडी में लेकर के पहुंच जाती है थाने। जब थाने पहुंचती है पुलिस तो फिर थाने में नरेश से पूछती है। तो अंकित की हत्या के बारे में जब नरेश अपनी सच्चाई तो कबूल कर ही लेता है, लेकिन साथ में इस पूरे षड्यंत्र और रणनीति में माही और दीपक का दोनों का नाम खुलासा कर देता है। नरेश जैसे इस तरह के नाम बताता है, पुलिस अब माही के साथ साथ दीप का भी तलाश करता है और तलाश करने के बाद पुलिस तमाम कोशिशों के बाद कहीं भी नहीं मिल पाता है दोनों। अब पुलिस अपने खबरियों को काम पे लगाती है। पुलिस जैसे ही खबरियों पर काम पे लगाती है, आखिरकार 23 जुलाई 2023 को एक खबरी थाने पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब दीप और ये दोनों जो है रुद्रपुर कोठी में अपने को सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। खबरी जैसे इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस आनंद फानन में अपने टीम के साथ जा करके दोनों को धर दबोचते हैं, रास्ते से ही गिरफ्तार करके फिर वो थाने पहुंचे। दीप और माही को अपने थाने मिलाती है। माही से अंकित की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है पुलिस। माही अपना जुर्म तो कबूल कर ही लेती है, लेकिन जब हत्या की पूरी कहानी वो सुनाती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी एक पल के लिए सोचने लगती है कि इसमें गलती किसका है और गलत कौन है। इस कहानी की शुरुआत हो जाती है साल 2008 में। माही जो है हल्द्वानी थाना के अंतर्गत प्रेमपुर लुसियानी गांव के रहने वाली है। माही के माता पिता बेहद गरीब परिवार से होते हैं। माही बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। माही अपने ही इलाके से हाई स्कूल तक 10th तक की पढ़ाई करती है। जैसे ही जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी उसी के स्कूल में माही की मुलाकात विपिन कुमार से हो जाती है। माही और विपिन को जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब कुछ दिनों का समय गुजरता है, माही और विपिन शादी करने का जब फैसला कर लेते हैं, लेकिन तभी इस बात की जानकारी जो है माही के घर परिवार वालों को भी पता चल जाता है। इधर माही के घर वाले को जब पता चलता है तो माही का पढ़ाई ही नहीं रुकता है, बल्कि उसका घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो जाता है, जिसके कारण माही विपिन से मुलाकात ही नहीं कर पाती। लेकिन बीच बीच में फोन के जरिए उससे बातचीत जरूर हो रही थी। लेकिन एक दिन माही विपिन के नंबर पे जब फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के तुम चलो। माही घर से बाहर भागने की बात करती थी, लेकिन विपिन से घर से बाहर निकलने की बात कर रही थी उसके साथ, तो विपिन भी माही को बिल्कुल इनकार कर देता है कि माही से कहता है कि मैंने अपने घर परिवार वालों से तुमसे शादी करने के लिए बातचीत किया था, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ हो गए, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन माही जब विपिन से बातचीत करना शुरू करती है, इस बात की जानकारी फिर से माही के घर वालों को पता चल जाता है। लेकिन इस बार जब माही घर वाले को पता चलता है तो उसके घर वाले इस कदर से गुस्सा हो जाते हैं कि गुस्से में आकर के माही को घर से ही निकाल देते हैं। माही को जब घर से निकालते हैं तो माही को भी कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल पाता है, तो हल्द्वानी शहर में वो पहुंच जाती है। लेकिन रात्रि के समय जो हल्द्वानी शहर में जो बदकिस्मती से वहां माही के साथ कुछ लड़के सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, जिसके कारण माही बेहोश हो जाती है। पर माही को जब होश आता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में मिल पाती है। दरअसल उस कमरे में एक महिला भी थी जिसकी उम्र है लगभग 45 से 47 साल के आसपास। वो माही के इतने बेहतर तरीके से वो महिला सेवा कर रही थी कि उसी महिला के साथ माही रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय और गुजरता है, माही को उस महिला की सच्चाई पता चल जाता है। दरअसल वो महिला बड़े बड़े घरों में काम तो कर ही रही थी, लेकिन उसके अंदर में कई ऐसे महिलाएं भी थी जो देह व्यापार का काम करती थी। अब जैसे ही उस महिला के बारे में सच्चाई माही को पता चलता है तो माही कम ही समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की लालच कर लेती है और माही भी इसी देह व्यापार के धंधे में कदम रख देती है। और जब इस रास्ते में जब वो चल बैठती है तो कुछ सालों के कम ही समय में माही ढेरों सारा पैसा तो जरूर कमा लेती है। लेकिन माही जब अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, गोरापराव में अपना एक घर खरीद लेती है खुद का, और फिर अपने घर में 2 नौकर भी रख लेती है, जिसमें से एक का नाम है राम अवतार और दूसरे का नाम है उषा। और उषा राम अवतार की ही पत्नी होती है। माही बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जैसे कुछ दिन का और समय बीतता है, माही एक सेकेंड हैंड कार खरीदने की सोचती है और फिर सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए एक एजेंट की तलाश करती है। तभी माही की मुलाकात अंकित से हो जाती है और अंकित अपने भाई के साथ होटल तो चला ही रहा था, साथ ही साथ सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद फरोख्त भी कर रहा था। वो माही जाकर के जब अंकित से मुलाकात करती है, गाड़ी के खरीदने की बात कहती है। जब अंकित जब पहली बार माही को देखता है तो माही की खूबसूरती देख पहली नजर में पागल हो जाता है और फिर उसको गाड़ी तो खरीदवाता ही है, लेकिन साथ ही साथ माही का नंबर ले लेता है और उसी नंबर के जरिए अंकित और माही के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते आखिरकार माही और अंकित के बीच में प्रेम भी शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग जैसे शुरू होता है, इधर अंकित के जब माही के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से अंकित माही से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे ही नहीं पहुंचता, बल्कि पूरी रात वहीं गुजार देता है। जब कुछ दिनों का समय गुजरता है, माही को यह पता चल जाता है कि अंकित अच्छा खासा पैसा वाला है, इसीलिए माही अंकित से शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन माही अंकित से कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद जब अंकित से कहती है तो अंकित उसकी बातों को टालने लगता है, कहता है कि हम जब वक्त आएगा हम शादी कर लेंगे, तुम्हें बता देंगे। इसी बीच में अंकित से शादी करने के लिए कई बार माही बात करती है, लेकिन अंकित हर बार उसकी बातों को टाल देता है, नकार देता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, माही को अंकित की भी सच्चाई पता चल जाता है। दरअसल अंकित का
और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। माही को जैसे इस तरह की सच्चाई पता चलता है अंकित के बारे में, माही को यकीन हो जाता है कि अंकित उससे शादी कभी नहीं करने वाला है। इसीलिए माही अब अंकित से दूरी बनाने लगता है। लेकिन जब माही दूरी बनाती है तो अंकित पीछा नहीं छोड़ता है माही का। माही से मिलने के लिए जब उसके घर पे पहुंचता है अंकित, तो माही के नजदीक जब जाता है, माही अंकित को अपने नजदीक आने से रोकती है। लेकिन इसीलिए अंकित अब माही के साथ में जोर जबरदस्ती पे उतर जाता है। और माही जब बात नहीं मानती है तो अंकित उसके मार पिटाई भी करना शुरू करता है। लेकिन जब बार बार पिटाई करना शुरू कर देता है माही का, तो माही इस कदर से गुस्से में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है कि अब बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने लगती है। एक दिन जब ठेके पे शराब लेने जाती थी तो वहीं से दीप से मुलाकात हो जाती है ठेके पे। दीप तो सराबार का कारोबारी था, लेकिन एक बिल्डर भी था। उसे शराब लेने के लिए जब माही जाती है, दीप जब पहली बार माही को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख करके वो भी उससे मोहब्बत कर लेता है। और फिर माही के नजदीक पहुंचने के लिए दीप माही को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है। जब बिजनेस पार्टनर बनाता है तो उसके बाद से माही और दीप के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन इधर माही और दीप के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अंकित को पता चल जाता है। और अंकित को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है तो अंकित माही के ऊपर दबाव डालने लगता है कि और उससे कहता है कि तुम दीप को छोड़ दो। इस पे माही अंकित को जवाब देती है कि मैं दीप को तो छोड़ ही दूंगी, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? और इसके बावजूद भी अंकित माही से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। इधर माही जब दीप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, उसके बाद से अंकित और माही की और बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते और माही उसके कारण और भी परेशान होने लगती है। माही को लगता है कि उसके ऊपर मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ आ पड़ा है। इसलिए माही एक दिन पंडित के पास जाती है और जाकर के अपना हाथ दिखाती है। पंडित जब माही का हाथ देखता है तो माही से कहता है कि तुम्हारे हाथ में काल सब का दोष है। अगर एक बार तुम जहरीले सांप की पूजा कर लिया तो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूरी हो जाएगी। माही पंडित की बात मान लेती है और फिर एक जहरीले सांप के लिए एक व्यक्ति का तलाश करना शुरू करती है। तभी उसकी मुलाकात नरेश सपेरा से हो जाती है। नरेश जो उत्तर प्रदेश के बरेली का तो रहने वाला था ही, लेकिन जहां था वो सांपों का पकड़ने के लिए पहुंचता था। अक्सर वो लोगों के घर में जाकर के मांग करके खाना भी खा लेता था। इसी सिलसिले में नरेश जब माही के इलाके में पहुंचता है, माही जब नरेश को देखती है तो नरेश से अपनी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मुझे एक जहरीला सांप चाहिए क्योंकि मुझे उसकी पूजा करना है। एक बार अगर उसकी पूजा कर लूंगी तो उसके बाद से वो सांप तुम्हें लौटा दूंगी। माही जब अपनी पूरी कहानी नरेश से कहती है तो नरेश भी एक जहरीला सांप लेकर के माही को दे देता है। माही उस जहरीले सांप की पूजा तो कर ही लेती है, लेकिन पूजा करके सांप भी वापस कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी माही का मुसीबत कम ही नहीं हो रहा था। बार बार इधर अंकित जब माही के साथ मार पिटाई करता था तो उसके बाद माही अंकित से इस कदर से परेशान होगा जाती है कि गुस्से में आकर के इस दुनिया से उसे हटाने का फैसला कर लेती है। और इसी सिलसिले में एक दिन दीप से मुलाकात करती है और कहती है कि मुझे अंकित को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देना है और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। दीप माही से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तो दे ही दूंगा, लेकिन इतना याद रखना एक ना एक दिन हम पकड़े जरूर जाएंगे। क्यों ना तुम एक ऐसा प्लान बनाओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप का नाम जैसे ही दीप लेता है, माही कहती है कि प्लान तुमने ही बता दिया है। क्यों ना हम अंकित को सांप से डसवा देते हैं, जिससे किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं जाएगा। माही जब इस तरह की बातें दीप से कहती है तो दीप माही से कहता है कि तुम सांप कहां से लाओगी? इसमें माही कहती है कि उसकी बंदोबस्त हम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं सांप के इंतजाम कर लूंगी। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन माही फिर से नरेश सपेरा के नंबर पे फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुला लेती है। इधर नरेश जब माही से मुलाकात करता है तो माही भी अपने पूरे प्लान के बारे में नरेश से बता देती है। कहती है कि मुझे अंकित को इस दुनिया से हटाना है, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बदले में तुम जितना भी पैसा हमसे मांगोगे हम पैसा तुम्हें दूंगी, और अगर इसके अलावा भी कुछ मांगोगे तो वो भी मैं तुम्हें पूरा करूंगी। और इतने की बात कहकर के माही नरेश को गलत तरीके से टच करना शुरू कर देती है। माही जब नरेश को गलत तरीके से टच करती है, नरेश भी अपने आप को काबू खो देता है और आखिरकार माही और नरेश के बीच में भी संबंध बन जाता है। माही और नरेश के बीच में जैसे ही संबंध बनता है, नरेश भी माही का काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। माही से कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे लिए जहरीला सांप का इंतजाम कर दूंगा। नरेश जहरीले सांप के इंतजाम करने के लिए वहां से चला आता है। लेकिन नरेश जब वहां से चला आता है, इधर माही अपने षड्यंत्र में अपने दोनों नौकरों को भी शामिल कर लेती है। माही अपने दोनों नौकरों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो बदले में हम तुम्हें दोनों को 10-10 हजार रुपये दूंगी। 10,000 रुपये की बात जब राम अवतार सुनता है, राम अवतार भी लालच में पड़ जाता है और फिर माही का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है वो भी। इधर 14 जुलाई 2023 को नरेश एक जहरीला सांप लेकर के माही के घर पे पहुंचता है। जैसे ही माही के घर पे पहुंचता है तो माही दीप के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि हमें अपने काम को आज ही अंजाम में देना है, तुम तुरंत घर पे आ जाओ। दीप माही के घर पे पहुंच जाता है। उसके बाद शाम के वक्त माही इसी षड्यंत्र के तहत अंकित के नंबर पे फोन करती है और उसे बड़े प्यार से बात करती है। माही अंकित से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही, आज तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। जब मीठी मीठी बातें अंकित से कहती है तो अंकित भी माही से मिलने के लिए उतावला उठता है और उसी शाम को ही माही से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है।
लेकिन अंकित जब माही के घर पे जाता है उससे पहले ही माही सबको अपने घर के अंदर पूजा कमरे में बंद कर देती है और उससे कहती है कि जब तक मैं हम बुलाऊं नहीं तब तक तुम लोग बाहर मत निकलना। अंकित जब माही के घर पे पहुंचता है तो माही अंकित को लेकर के सीधे बेडरूम में जाती है और उसे शराब पिलाती है। दरअसल माही ने उस शराब में कुछ नशीली दवाइयां मिला दी थी और जैसे उस शराब को अंकित पीता है थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाता है वो। अंकित जैसे ही बेहोश हो जाता है उसके बाद से माही जाकर के दरवाजा खोलकर सबको बाहर बुला करके लाती है। जब सबके सब बाहर आते हैं उसके बाद से माही अंकित का दोनों हाथ पकड़ लेती है और दीप अंकित का दोनों पैर पकड़ लेता है। नरेश अपने पास से एक जहरीला सांप जो है लाता वो निकालता है और अंकित के पैर में उसे कटवाता है। जैसे सांप डस लेता है सब के सब खड़े होकर के इंतजार करने लगते हैं कि अंकित की मौत कब होगी। देखते ही देखते लगभग 10 मिनट का समय गुजर जाता है लेकिन अंकित का सांस चलना बंद ही नहीं होता है। इसीलिए उसी सांप से अंकित के दूसरे पैर में भी कटवाते हैं। जिसके बाद जैसे अंकित की थोड़ी देर के बाद मौत हो जाती है। अब अंकित जब इस दुनिया को छोड़ करके जाता है उसके बाद से अंकित की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अंकित की डेड बॉडी को उसी के कार के पिछले सीट पे बिठा देते हैं। दीप और नरेश उसके गाड़ी को लेकर के तीन पानी तिराही पे जाकर के और तीन पानी तिराही रेलवे क्रॉसिंग के पास जाकर के कार को खड़ा कर देते हैं और उसकी कार को ऑन ही रखते हैं। गाड़ी के अंदर एसी भी चला देते हैं और वहीं पे गाड़ी छोड़ करके फिर से माही के घर पे पहुंच जाते हैं। माही दरअसल पहले से ही अपने षड्यंत्र के तहत सबका टिकट दिल्ली का कर रखा था। उसी रात को सबके सब दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। जब सबके सब दिल्ली में पहुंच जाते हैं तो दिल्ली में ही माही की एक छोटी बहन थी। माही अपनी छोटी बहन के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि हम 5 लोग तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। पर जब सबके साथ अपनी बहन के घर पे जाने की बात कहती है माही तो माही की छोटी बहन भी उसके बारे में बेहतर तरीके से जानती थी। माही की छोटी बहन उसे मना कर देती है कि तुम लोग मेरे घर पे मत आना। इसीलिए यह सबके सबब उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंच जाते हैं और बरेली में जब पहुंचते हैं तो नरेश उनसे जिद करने लगता है कि तुम मुझे अपने घर जाना है। मुझे जब घर जाना यह कहता है तो माही कहते तुम अपने घर तो चले जाना लेकिन अपना मोबाइल ऑन मत करना। नरेश वहां से अपने घर पहुंच जाता है और माही इन सबको लेकर के फिर से वापस अपने घर पे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजरता है नरेश अपना मोबाइल ऑन कर लेता है। दरअसल नरेश को लगता है कि मोबाइल तो ऑन कर लेता हूं, अगर कोई भी फोन करेगा तो मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करता है उसका लोकेशन पुलिस को पता चल जाता है। पुलिस इधर उधर नरेश को जब गिरफ्तार कर लेती है इस बात की जानकारी दीप और माही को भी पता चल जाता है। अब दीप और माही घर छोड़ करके फरार तो नहीं हो ही जाते हैं लेकिन दोनों को यकीन हो जाता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उन दोनों को भी ढूंढ लेगी। इसीलिए 23 जुलाई 2023 को दोनों फैसला करते हैं कि हम रुद्रपुर कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। दोनों जब कोर्ट में सरेंडर करने की निकल ही रहे थे कि इस बात की जानकारी खबरी को पता चल जाता है। खबरी जैसे पुलिस को यह बात बताता है पुलिस इन दोनों को भी रास्ते से इधर दबोच लेता है। वाकई में माही जब पूरी प्रकरण बताई पुलिस वालों को तो पुलिस से सुनने के बाद पुलिस भी खुद कुछ देर के लिए सदमे में रह जाता है, माही की तरफ देखते रह जाता है। और पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों इस पूरे घटना को क्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दिल दुखाना नहीं था, किसी को तकलीफ देना नहीं था, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है कि जहां भी रहे आप सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद,